हेलो गाइस, ट्रिनिटी आई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं हम। 57 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। यूपीएससी की पीवाई की शुरू की एनालिसिस चल रही है। तो 57 के विद्रोह के जितने प्रश्न बने हैं अभी तक, और साथ में एनालिसिस कराएंगे और साथ में अन्य चीज़ों को बता देंगे ताकि प्रश्न पत्र खोले और आपको टॉपिक मिल जाए और कुछ अलग फैक्ट मिल जाए, कुछ अलग चीज़ें मिल जाए तो उसको आसानी से टैकल कर सके। 57 का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है इसको। और इसमें पूरी तत्परता के साथ वो सैनिक हो या रियासत हो या आमजन किसान हो, सब ने लड़ा था। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में तो नहीं लड़े गए, मर्जी जिस क्षेत्र में लड़े गए पूरी तत्परता लड़े गए। और कंपनी ने देखी कि भाई अब हमें शासन करना इतना आसान नहीं है, इनके लिए अब व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम आगे शासन कर पाएंगे। इसलिए देखिएगा इस 57 के विद्रोह के बाद क्या कंपनी को यहाँ से क्या किया गया, वापस ले लिया गया और महारानी विक्टोरिया ने एक अधिनियम ला के अब डायरेक्ट शासन कौन करने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लगी थी। तो 57 के विद्रोह का पहले जाने के प्रश्न देखेंगे, फिर देखेंगे और कारण क्या क्या है। चलिए, 57 विद्रोह, रानी झांसी लक्ष्मीबाई झांसी और 57 के विद्रोह का फोटो देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम। अच्छा देखिए, ऐड आ गया। ऐड में क्या है कि ट्रिनिटी आईएएस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए क्या कर रही है, 90 डेज का प्रोग्राम लागू की है, 90 डेज का प्रोग्राम लागू की है। क्रैश कोर्स लागू की है जिसमें 5 घंटे डेली क्लास चलेंगे, डेली क्विज होगा, टेस्ट का असेसमेंट होगा आपका। यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है जो यूट्यूब पे मिलेगा, आपको ऐप पे मिलेगा और सामने बच्चे के साथ और नेट गेट टुगेदर भी होगा। उसके बाद इसमें फी तो 25,000 रुपया है, 24,999 रुपया, मगर इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले 50 बच्चों को, इसमें 10 लिखा गया है, 10 तो फिल हो चुके हैं, अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, अब 50 बच्चे कर दिए गए, 50 बच्चों तक ये फुलफिल रहेगी। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, देखा है और कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ाए हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट फैकल्टी है जो टेकल बताएंगे कि तैयारी कैसे करें और प्रीलिम्स जो एक बाधा बना हुआ है लोगों के बीच में, उस बाधा को क्रैक कैसे करें। चलिए, बाकी के लिए नंबर दिया गया है, इंक्वायरी कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां भी नंबर डले हैं, आप वहां से भी आप कॉल करके बातें कर सकते हैं। चलिए बातें हैं, ये 57 की विद्रोह का फिगर है, देख ही रहे हैं। अब है प्रश्न आ गया, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 ईस्वी का उद्देश्य क्या था। 2014 का प्रश्न है। ये घोषणा कब हुई, 57 के विद्रोह की समाप्ति के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी। तो इस प्रश्न को जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 57 के विद्रोह के चीजों को जानेंगे, कारणों को जानेंगे। 1857 का विद्रोह, अच्छा कोई भी विद्रोह जो होता है एक बैग नहीं होता है, आकस्मिक नहीं होता है, पहले से घड़ा जो है भरता जाता है, ये पहले से कारण निश्चित होते जाते हैं, लास्ट में वो स्फुटित होता है, विस्फोटक रूप लेता है, उसी को क्रांति कहते हैं। कोई विद्रोह ऐसा भाई एक बैग हुआ नहीं कि आज हम क्या किए कि भाई विद्रोह कर देंगे, कैसे विद्रोह कर देंगे, पहले से कुछ न कुछ आप पे दबाव डाला जा रहा था या आपके साथ शोषण किया जा रहा था, आपकी चीजों में परिवर्तन किया जा रहा था, तब जाके वो क्रांति का रूप लिया और वो 1857 का विद्रोह हुआ। जैसे सामान्य कारण इसका यही हुआ, ये असंतोष का परिणाम था, किसमें, भारतवर्ष में किसी कंपनी के खिलाफ असंतोष का परिणाम था। इसमें क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन का जो चरित्र था, उसकी जो नीति थी और कंपनी का जनता के प्रति जो लगाव था, असंतोष था, उस सभी का परिणाम और विदेशी शासन के प्रति लोगों की जो घृणा थी, इसी का परिणाम हुआ 57 का विद्रोह। और एक शताब्दी से अधिक समय तक जब आप क्या करेंगे, देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जाएंगे, लोगों के साथ शोषण करते जाएंगे, वो किसानों के साथ हो या आमजन के साथ हो या रियासतों के साथ हो, तो वो एक क्या हुआ, विस्फोटक रूप धारण करेगा और वही क्रांति के रूप धारण कर लिया और ये विद्रोह हुआ। अब ये तो सामान्य कारण हुआ, और कौन कौन से कारण हुए 1857 के विद्रोह के, 1857 के विद्रोह के और कौन कौन से कारण हुए, जाने कारणों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या क्या था, राजनीतिक कारण जिसके चलते ये विद्रोह हुआ और इसमें बड़े स्तर पे रियासतों ने भाग भी लिया था, राजनीतिक कारण।
इसमें जो पहला कारण आएगा, हम क्लास ले चुके भी हैं, पहले कारण में एक वेल्जली द्वारा सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी। वेल्जली की सहायक संधि प्रणाली लाई, जिसके माध्यम से क्या किया गया, सब्सिडी अलायंस लाया गया था, सब्सिडी ट्रीटी लाई गई थी, जिसके माध्यम से क्या हुआ था कि रियासतों प्रिंसली स्टेट के साथ सहायक संधि करके उनके अस्तित्व को खतरे में लाया गया था। यानी वहां पे रेजिमेंट रखे गए थे, उनके आंतरिक और बाह्य जितने थे चीजें थी उस पर ब्रिटिश की कब्जे थी। एक कारण ये हुआ। दूसरा जो कारण हुआ, लॉर्ड किसका, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी का हड़प नीति जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया, यानी हड़प का सिद्धांत या व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसके माध्यम से अब डायरेक्ट जो है रियासतों को और जो प्रिंसली स्टेट को अपने साम्राज्य में मिलाने ना, ये साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का अग्रिम था। अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उन्होंने तो मिलाया लिया, मगर जिस रियासत को मिलाया, रियासत की जनता में अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, एक असंतोष उत्पन्न हुआ, और रियासत के जो शासक थे उनके द्वारा भी असंतोष उत्पन्न हुआ, और जब मौका मिला 57 के विद्रोह में तो उन्होंने मौके को छोड़ा नहीं और जम के लगा। उसके अलावा तीसरा जो कारण है, पेशवा का जो पेंशन था, पेशवा की जो संधि हुई, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे हम कि पेशवा जो थे, जो 1818 ईस्वी में समाप्त होती है, तो पेशवाई पर समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो नाना साहब कहे गए, कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। तो पेंशन का मुद्दा भी इसमें बहुत बड़े स्तर पे लेके आया, और ये भी कारण बना था इसका। ठीक है, और एक कारण और हुआ, डलहौजी द्वारा अवध का मिलाना। और किस मुद्दे पे अवध को मिलाया जाना, 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में। अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि किसी रियासत को कुशासन के रूप में, ठीक है, रेजिमेंट थे वहां पे, जेम्स आउटरम थे, सब रेजिमेंट थे, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, तो कुशासन के आरोप में एक रियासत को मिला ले जाना जो अवध का बेल्ट है। इसलिए 57 के विद्रोह में देखेंगे कि अवध के बेल्ट के सैनिक जो है सबसे अधिक भाग लिए थे, बंगाल और अवध के बेल्ट के। तो अवध का कुशासन के आरोप में मिलाया जाना, ये भी कारण बना, राजनीतिक कारण बना, किसका, 57 के विद्रोह का। चलिए अब हम देखते हैं, ये था राजनीतिक कारण। अब इसके बाद और कौन से कारण आएंगे, प्रशासनिक कारण। कौन कौन से प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण क्या क्या हुआ, जिसके चलते, कारण बहुत से थे, उसको हम डिवाइड कर दिए हैं। मैं नहीं, इतिहासकार जो डिवाइड किए कि भाई कौन कौन से कारण थे जिसके माध्यम से यदि प्रश्न पूछ दे स्टेटमेंट देके, तो इसीलिए हम एक एक कारण को डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। प्रशासनिक कारण क्या क्या था, प्रशासनिक कारण में अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, क्या क्या थी नीति भाई। पहला तो प्रशासनिक पदों पे, प्रशासनिक सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में भाई क्या था, सबसे पहले यूरोपीय अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, और जो यहाँ भारतीय थे उसको निम्न भावना से देखते थे। इसीलिए ऊंचों पदों पे, प्रशासन के ऊंचे पदों पे किसकी, भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो जाती थी, ऊंचे पदों पे भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, और उनको हटा के, यदि कोई थे तो हटा के ब्रिटिश लोग उन पर नियुक्त कर देते थे, पहला था, और उस सेवाओं के लिए आयोग मानते थे। ये कारण हुआ भेदभाव प्रशासनिक में। दूसरा है कि न्याय में भी, न्याय सिस्टम में भी यही हुआ था, न्याय सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में भी यही हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति न्याय के ऊंचे पद पे चले जाए और यूरोपीय कंपनी का, यूरोपीय लोगों का सुनवाई वो करे। इसलिए भी न्याय क्षेत्र में भी यही चीज देखा गया, ठीक है। और भारतीय जज किसी अंग्रेज के मुकदमे को सुनवाई नहीं कर सकते थे, उनके मन में घर गया था ये हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, ये भी इसीलिए न्याय क्षेत्र में भी ये चीजें देखी गई थी। उसके बाद एक सिस्टम और आया कि सैनिक पदों पे नियुक्ति जो होती थी, सैनिक पदों पे जो नियुक्ति होती थी वो सूबेदार से ऊंचे पद नहीं मिलते थे, सूबेदार से ऊंचे पद नहीं मिलते थे। तो इसलिए भी ये सिस्टम में दिखाई दिया कि भाई बेस्ट
उनसे बेस्ट, जो अंग्रेज से बेस्ट कैसे हो सकते थे? सूबेदार से ऊंचे पद नहीं मिलते थे। उसके अलावा डलहौजी द्वारा तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली गई थी। डलहौजी द्वारा जो था, तो एक कारण यह भी हुआ, डलहौजी द्वारा तंजौर और कर्नाटक के नवाबों का क्या हुआ? उपाधियां जब्त कर ली गई। उपाधियां जब्त, ये भी कारण हुआ एक इसमें, ये भी कारण हुआ इसमें। और मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे, जफर, उनको अपमानित किया जाना। कहा कि भाई आपका शासन क्या, आपका कोई महत्व ही नहीं। अब कौन मानता है मुगल बादशाह को? और कहा कि आप, उनको कहा कि आप लाल किला खाली कर दीजिए, लाल किला खाली कर दीजिए। जबकि लाल किला मुगलों द्वारा बनाया गया और उनकी राजगद्दी का, ताजपोशी का एक क्षेत्र था, एक जगह था। कहा कि लाल किला खाली कर दीजिए, आपके कोई महत्व नहीं है इस लाल किले में रहने में। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग की घोषणा हुई कि बहादुर शाह जो है कि उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग घोषणा किया कि अब मुगल बादशाह नहीं कहेंगे, राजा कहलाएंगे, और इनका क्षेत्र सीमित कर दिया। एक बार सवाल पूछा था किसी एग्जाम में, देखा था कि मुगल बादशाह जफर का शासनकाल कहां से कहां तक, तो लाल किले से पालम तक था शासनकाल मात्र रह गया। तो मुगलों में, इसीलिए मुगल भी क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिए थे, ये भी कारण बना। प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह, अच्छा एक और कहा, प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को महत्व दिया जाना। योग्यता की जगह धर्म को महत्व दिया जाना, धर्म का महत्व, रिलीजन्स का महत्व दिया जाना। यानी ईसाई अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा की बात की गई, और ये ईसाइयत धर्मांतरण की बात भी की गई थी इसमें शब्द में। और 18वीं शताब्दी में, अब इसका पोल खोल कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखेंगे कि जगह जगह क्या हुआ कि जगहों पे, हर क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में, जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में अकाल आ गया और लगातार आए। इससे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई और आम जनता में आ गया कि भाई ये जो व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, वो तो भाई इसमें त्रुटि तो है, उस त्रुटि को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और इस साथ में ये शोषण ही कर रहे हैं। अब है तीसरा जो कारण हुआ, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, एक ही फैक्ट निकल के आया, सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या क्या सामाजिक धार्मिक कारण बताइए? सामाजिक धार्मिक कारण में यह था कि सांस्कृतिक सुधारों की नीतियां जो लाई गई, सांस्कृतिक सुधारों की जो नीतियां लाई गई, वो भारतीय परंपरा, यानी भारतीय संस्कृति की परंपरा पे चोट थी। क्योंकि भारतीय संस्कृति का कहना यह था, भारतीय लोगों का कहना यह था कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और इसमें चेंजेस हम ला सकते हैं। विदेशी शक्ति, विदेशी तत्व क्यों लाएंगे इसमें? वो मेरे भारतीय परंपरा में विद्यमान है, मगर इन्होंने सांस्कृतिक आधारों पे इसमें नीतियों में चेंज लाया, ये भी कारण बन गया। और क्योंकि ये मानते थे कि ये लोग रूढ़िवादी वर्ग है, तो इसमें चेंज लाना जरूरी है। जैसे 1850 ईस्वी में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया। 1850 ईस्वी में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम के माध्यम से जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे ही पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया जाएगा। मिल सकता है, मिल गया। तो एक अधिनियम था। दूसरा अधिनियम क्या था कि 1813 का जो चार्टर आया था, 1813 का जो चार्टर आया था, उस चार्टर में ईसाई धर्म के बढ़ावे की बात की गई थी। ईसाई धर्म के बढ़ावे की बात की गई थी और ईसाइयत ग्रहण करने के लिए, प्रसार के लिए, ईसाइयत धर्म ग्रहण करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया था। इसमें देखेंगे कि खासकर झारखंड रीजन में, छत्तीसगढ़ आदिवासी बेल्ट है, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तबके हैं, उनको पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया गया और ईसाई धर्म की प्रसार की बात की गई थी 1813 चार्टर में। तो लोगों को लगा कि ये तो भाई हमारे अस्तित्व पे चोट मार रहे हैं, हमारे सामाजिक संस्कृति के अस्तित्व पे चोट मार रहे हैं। फिर उसके बाद 1856 ईस्वी में एक अधिनियम आया, यह लिख देते हैं, 1856 ईस्वी में एक अधिनियम आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अभी तक विधवा पुनर्विवाह
का कंसेप्ट नहीं था भारत में, क्योंकि भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय धर्म के हिसाब से पुनर्विवाह पर चर्चाएं नहीं की जाती थी। 56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जिसके माध्यम से लॉर्ड केनिंग्स में पास हुआ था, तो उसके माध्यम से विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। तो भाई यहाँ जनमानस को लगा कि तुम्हारे भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर और भारतीय अस्तित्व पे चोट लग रही है। इसके अलावा सती प्रथा अधिनियम 1829, शिशुवध अधिनियम, उसका बालिका शिक्षा नहीं, शिशुवध अधिनियम, सती प्रथा, नरबलि प्रथा, जो का आदिवासियों में प्रचलित था, तो सब पे अधिनियम लाएगा, उनको रोक लगाई गई। तो लोगों के मन में घर कर गया कि ये विदेशी शक्ति जो है अपने हिसाब से हमारे संस्कृति को चेंज करना चाहते हैं, जो मान्य नहीं है। ये हुआ सामाजिक और धार्मिक कारण इसके। आज कला में पश्चात शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें मूल विषयों को समाप्त कर दिया। कहा कि पश्चात शिक्षा ग्रहण कीजिए, तभी आप लोग डेवलप हो पाएंगे। अभी आप क्या है, रूढ़िवादी हैं, आप में अनपढ़ता अधिक है, आप में क्या है कि आप सोचने की क्षमता कम है। ये कहना था उनका कि पश्चात शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप आगे डेवलप कर सकें। तो भाई परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय शिक्षा के समर्थक जो थे विद्रोह कर दिए अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपसी पश्चात शिक्षा से ज्यादा अच्छी संस्कृति जो है, शिक्षा जो है, यहाँ की भारतीय शिक्षा ज्यादा सुदृढ़ है। इसके अलावा आर्थिकरण भी निकल के आया। आर्थिकरण क्या क्या निकल के आया? आर्थिकरण क्या क्या निकल के आया? आर्थिकरण में बताएं, अभी जस्ट पिछले क्लास में डिस्कस किया था, भू राजस्व नीतियां, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिस्टम लागू किया जाना, जिसमें महलवारी सिस्टम्स, रैतवारी और जमींदारी व्यवस्था, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था लागू की जानी एक, और इसके माध्यम से किसानों का शोषण किया जाना और टैक्स वसूली अधिक किया जाना, ये भी कारण बना। किसानों के मन में घर कर गया जो विदेशी शक्ति है, इसका एक ही मकसद है, हमारा शोषण करना, मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, सुख में तो आएंगे नहीं, दुख से कोई मतलब नहीं, बस इनका एक ही मकसद है, हमसे अधिक से अधिक पैसा वसूल करना, और मेरे व्यवहार में, मेरे पारंपरिक हस्तक्षेप में कोई मतलब इनको नहीं। ठीक है। फिर व्यापारिक कंपनियां का मकसद क्या था? जो व्यापारिक कंपनी थी उसका मकसद क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, और उस मुनाफे के लिए उसने आर्थिक केंद्र के रूप में भारत को माना, और इसके लिए उसने तरह तरह के विकास किए। उसके अलावा जो यहाँ के उद्योग धंधे थे, उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करना, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करना, एक ये भी कारण था कि जो भारतीय बिजनेसमैन थे उनके उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उसके बाद है कृषि का व्यवसायीकरण करना, यानी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम करके जो तैयार माल के लिए, कच्चे माल के लिए जो चीजें उत्पादन की जानी चाहिए, जैसे कपास का उत्पादन किया जाना चाहिए, सूती वस्त्र के लिए जूट का उत्पादन किया जाए, उस पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाना, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि लोगों में अकाल पड़ा यहाँ पे, और खाद्यान्न फसलों के लिए लोग लाले पड़ गए। तो कृषि का व्यवसायीकरण किया जाना भी खाद्यान्न संकट को उत्पन्न किया, ये भी एक कारण बना, आर्थिक कारण, क्या? 57 के विद्रोह का। अब सैन्य कारण में क्या क्या आएंगे? सैन्य कारण में क्या क्या आएंगे? सैन्य में वही बताएं कि सेना में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति उच्चतम पदों पे नहीं, सूबेदार से ऊंचे नियुक्त नहीं हो सकते थे। वो नियुक्ति जो थी इनकी सूबेदार से ऊपर नहीं, बात की है कि नहीं, यूरोपीय ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, वही ऊंचे पद पे जा सकते हैं। सैन्य सेवा में भी नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया जाना, और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिनियम के माध्यम से सूबेदार के पर नहीं किया जाना, ये भी कारण बना। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेजी और जो भारतीय सैनिक का रेशियो जो था, भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का जो रेशियो था कि 5.1
5 भारतीय सैनिक पे एक अंग्रेज सैनिक रहेंगे और इनके हेड रहेंगे, ये हेड रहेंगे। मतलब समझिए कि भाई आप पे कंट्रोलिंग पावर, आपसे ज्यादा योग्य हैं हम, फिर भी आपको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है इसमें। और लॉर्ड कैनिंग के समय 56 में एक अधिनियम लाया गया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 1856 में कैनिंग के द्वारा, किसके? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग साहब के द्वारा एक समान सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, समान सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से आपको समुद्र पार की यात्रा भी करनी है और समुद्र पार की यात्रा के माध्यम से किसी भी स्थान पे किसी स्थान पे नियुक्ति हो सकती है या समुद्र पार करना भी आपको पड़ेगा और यह अंग्रेजों के आदेश पर निर्भर करेगा। जबकि उस समय ये भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था कि समुद्र पार यात्रा करना, तो ये भी घर कर गया सैनिकों के लिए, इसलिए सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह भी करते हैं क्योंकि सबसे पहले सैनिक ही विद्रोह किए थे। उसके बाद जो आया 54 में डाकघर अधिनियम आया, डाकघर अधिनियम आया, जिसके तहत सैनिकों को क्षेत्र पर स्टाम्प लगना अनिवार्य हो गया। 1854 में एक डाकघर अधिनियम भी आया था, डाकघर अधिनियम भी आया था, जिसके माध्यम से स्टाम्प लगना मस्ट हो गया था, यानी सैनिकों के पत्र पे स्टाम्प लगना अनिवार्य हो गया था और इसे सैनिकों के विशेषाधिकारों का हनन किया गया। ये सब कारण थे, सामान्य कारण थे। तत्कालीन कौन सा कानून उत्पन्न हुआ जो चिंगारी लगा दे? पूरे चिंगारी कैसे लगी? जैसे उबला रखा होता है, लक्कर रखे होते हैं, तो उसमें चिंगारी मारते हैं तो आग आने लगता है। तो वो कौन सा कारण हुआ, तत्कालीन कारण हुआ जो इस क्रांति के लिए, इस विद्रोह के लिए चिंगारी का काम किया? उस क्रांति तत्कालीन कारण की हम चर्चा कर लेते हैं। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण की चर्चा करते हैं। क्या कारण था तत्कालीन कारण? तत्कालीन कारण यह था कि दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक की जगह, 56 ईस्वी में दिसंबर की घटना है, दिसंबर 56 में पुरानी लोहे वाली बंदूक की जगह, पुरानी लोहे वाली बंदूक की जगह किस चीज का उपयोग किया? न्यू ब्राउन बेस के स्थान पे अब न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाता, इनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाता। अब भाई क्या खासियत था इनफील्ड राइफल में जो विद्रोह का कारण बन गया? इनफील्ड राइफल में इसमें लगने वाले जो कारतूस थे वो क्या ऊपरी भाग को दांतों से खींचा जाता था। इसमें जो लगने वाले कारतूस थे ऊपरी भाग को दांतों से खींचकर उसमें लगाया जाता था। और कहा गया, एक अफवाह फैल गई उसमें कि बंगाल सेना में बात फैल गई कि ये जो थे, ये ब्राउन बेस, ये जो क्या थे, कारतूस थे, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। ये बंगाल की सेना में एक बात फैल गई, क्या मुंह से चिल्ला है तो भाई सुअर को कौन मानता है? मुस्लिम धर्म। और गाय को कौन मानता है? हिंदू धर्म। तो जो ये गाय और सुअर के जो है चर्बी के कारतूस है, इसको मुंह से छिल के आपको न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग करना है। और इससे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए ये क्या हुआ कि प्रयोग, उनका धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने की बात की गई और ये विद्रोह फैल गया और इसलिए सैनिक विद्रोह हुआ। और अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए तुरंत इसका खंडन कर दिया, कहना ऐसा कुछ बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि गाय सुअर का मीट प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कुछ खंडन किया। मकलांतर में बात सही निकली और सैनिकों के मन में घर कर गया कि ये धर्म भ्रष्ट के लिए जो ये हमारे कंपनी है, जो सैनिक है, इस पे जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ये भारतीय धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसे काम की जा रही है। और सैनिकों में विश्वास हो गया कि जानबूझ का प्रयोग किया जा रहा है और धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। और इसलिए सैनिक जो क्षुब्ध होकर विद्रोह कर दिए। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो सैनिक जो क्षुब्ध होकर क्या विद्रोह कर दिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आरंभ कैसे होता है। सैनिक विद्रोह तो भाई एक बैक हुआ नहीं, इसके पहले कैसे कैसे आरंभ होता है। आरंभ थोड़ी थोड़ी ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं। ये मेंस का ही प्रश्न बनता है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक घटना घटी, कहा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में 34वीं रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट जो थी बैरकपुर में, सैनिक जो थे मंगल पांडे,
ये बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये घटना 29 मार्च 1857 की घटना है। और ये विद्रोह कर दिया क्योंकि भाई चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, या धर्मभ्रष्ट की बात की जा रही है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करते ही क्या किया, उनके जो अधिकारी थे उनकी हत्या भी कर दिया। और सिर्फ वही नहीं किए, उनके साथ कुछ और सैनिक भी कर दिए। नेतृत्व करता कौन थे, मंगल पांडे जी थे। और सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और उसने सार्जेंट को गोली मार हत्या कर दी। और साथ में और सैनिक जुट गए, विद्रोह कर दिए। बाद में इनको फांसी भी मिली, पकड़ के इनको फांसी भी अदालत में पेश किया गया और इनको फांसी मिल गई। विद्रोह दबा नहीं, सैनिक विद्रोह दबा नहीं। और धीरे धीरे, और ये 57 की क्रांति का प्रथम शहीद थे और ये थे। इसके बाद इस विद्रोह को कमांडिंग अफसर हैरिस ने दबा दिया था। विद्रोह का आरंभ, जो ओरिजिनली आरंभ जो होता है, ये बात धीरे धीरे फैलती गई। और मेरठ में मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह होता है। 10 मई को सैनिकों ने 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। ये शुरुआती होता है, 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये शुरुआती दौर है। और ये सैनिक विद्रोह किए और ये विद्रोह धीरे धीरे फैलते चला गया। और पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ, ये विद्रोह फैल गया पूरे भारतवर्ष में। कहां कहां, ये पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पंजाब से लेके नर्मदा नदी तक, पूरब में बंगाल से लेके नीचे पूरब बंगाल से पश्चिम में राजस्थान तक, ये पूरा विद्रोह फैल गया था, सैनिक विद्रोह धीरे धीरे करते। चलिए, ये सैनिक विद्रोह हुआ, ये कारण हुआ। अब किस क्षेत्र पे कौन से नेता थे हम बताएंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं। जिस प्रश्न पे हम डिस्कस शुरू किए थे, तो आते हैं पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले एक स्लाइड लगवाए हैं, ये प्रमुख केंद्र, और इसके नजर में पहले देख लेते हैं, फिर हम प्रश्न पे आते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 एट ग्लांस। प्रमुख केंद्र दिल्ली। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और विद्रोही भाग के धीरे पहुंच गए। 11 मई को कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को दिल्ली आ गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किए कि आप नेतृत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि हम सैनिकों के बीच में कोई नेता नहीं है। और बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व प्रदान किया। तो विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, बहादुर शाह जफर, और उनके कमांडर इन चीफ थे बख्त खां। तो इस विद्रोह को दबाया किसने, जॉन निकलसन ने और हर्षन ने दबाया था। लखनऊ में विद्रोह जो हुआ, ब्रिजेश कादर एक अल्पवयस्क नवाब था और उनकी माता जी जो थी वो उनको संरक्षण करता थी। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। ये पूछा जाता है, कभी कभी मैच करने को दिया जाता है। कानपुर में वही नाना साहब जो पेंशन के लिए लड़ रहे थे, पेंशन के लिए, तो नाना साहब और उनके कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, इनको रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। और कैंपबेल इसकी जो थे ये विद्रोह को दबाए थे। झांसी ग्वालियर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और जनरल हिरोज थे। और हिरोज ने इनके बारे में कहा था कि इस कर्म क्या इस क्षेत्र में ये महिला जो सोई हुई है एकमात्र मर्दानी है, जिसने तत्परता से, तन मन धन से और नाको चने चबाया ईस्ट इंडिया कंपनी को। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह द्वारा विद्रोह किया गया और मेजर विलियम टेलर द्वारा इनको समाप्त किया गया। फैजाबाद मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा किया गया और इन पे इनाम घोषणा की गई थी, क्योंकि ये भी नाको चने चबाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये कैंपबेल द्वारा समाप्त किया गया। इलाहाबाद और बनारस बेल्ट में लियाकत अली द्वारा समाप्त किया गया, नेतृत्व करता थे, और कर्नली इसको समाप्त किए थे। और बरेली में खान बहादुर खान द्वारा नेतृत्व किया गया था और कैंपबेल इसको समाप्त किए थे। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं मैच करने को, इसलिए बता दिए कि कौन क्षेत्र में क्या है। जब पूरी कारण की चर्चा मैं किया, कॉजेज की चर्चा मैं किया, तो हम सोचे कि इसको क्यों छोड़ दिया जाए। चलिए अब आते हैं सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये पूरा विद्रोह का कारण, अब उसके विद्रोह के कारण के अलावा एक प्रश्न बनता है मेंस में, प्रकृति उसका नेचर क्या था, वो सब मेंस में पढ़ाएंगे। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो सिंपल प्रश्न बनते हैं। तो आते हैं प्रश्न पे पहला। हाँ, उसके बाद हुआ क्या, 57 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, अब कंपनी को यहाँ से भंग कर दिया गया, यहाँ से बुला लिया गया और सीधे 1858 में एक अधिनियम आया। इसमें महारानी विक्टोरिया घोषणा की कि अब जो है यहाँ पे शासन जो करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा और वहीं बैठ के
वो देखभाल करेगा। इसीलिए इस लंदन में क्या एक भारत सचिव की नियुक्ति की थी, जो हम क्लास दे रहे थे होम चार्जेज, उसी भारत सचिव के बारे में चर्चा की। प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए किसी इरादे से इनकार करना, भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना, भारत के साथ इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। यानी हाँ, तो इसमें क्या था कि तीसरा नहीं होगा, भारतीय रजवाड़ों को इसमें अधिनियम जो पढ़ाएंगे 73 का 1, 13 का 1, 74, 33, तो उस अधिनियम में पढ़ाएंगे हम। मगर ये प्रश्न यहाँ विद्रोह के समय का था, इसलिए प्रश्न को लगाया हमने। क्या हुआ कि उसमें कहा कि जो भारतीय रियासत है जिसको अभी तक नहीं अधिकृत किया गया है, वो अपने स्वतंत्र है और शासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सरकार के साथ सहयोगात्मक भावना रखें और टैक्स देते रहे। उसके बाद भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन, हाँ, भारतीय प्रशासन को अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर रख दिया गया, अब कोई कंपनी नहीं, कंपनी को यहां से विनियमित कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 आंसर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मित्र द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेज द्वारा पकड़ लिया गया और मौत की घाट उतार दिया गया था? एक प्रश्न था, ये प्रश्न था, और ये बहुत ही फेमस आदमी था, वो थे तात्या टोपे। यानी विद द रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857, which of the following was the betrayed by friend, captured and put to death by the British government? क्योंकि तात्या टोपे जो कमांडर इन चीफ थे, कानपुर में भी और झांसी की रानी के साथ भी, इन्होंने अंग्रेजों के को छक्के छुड़ा दिए थे और बाद में भाग के पहाड़ियों चले गए थे। क्या थे, इनके मित्र के धोखे के साथ धोखा दे दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया कि यहाँ पे है, और पकड़ के इनको फांसी दे दी गई। वो थे तात्या टोपे साहब, तात्या टोपे साहब। और ये प्रश्न शायद हम लगता है 2006 में पूछा गया था, उसमें सिंपल प्रश्न पूछे जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न खत्म हो गया। 2 और भी सिंपल प्रश्न थे तो हमने नहीं लाया है, हमने सोचा कि पहले उसकी पूरी कॉजेज को बता दें। यदि कॉजेज पे कोई प्रश्न बनता है 57 के विद्रोह पे, तो आप उसको आसानी से टेकल कर सकेंगे। और 57 का विद्रोह बहुत ही फेमस टॉपिक है, वो प्री के हिसाब से हो या मेंस के हिसाब से हो, सभी के लिए, क्योंकि बैरक था, यहाँ से कंपनी की समाप्ति होती है और ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में शासन लेता है और इसके बाद लगातार शासन करता है और 1947 में हमको आजादी मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।